आप मुझसे 12 साल बड़े हैं और एक राजकुमार भी हैं। क्या आपको मुझ जैसी गरीब लड़की को मजबूर करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? राजकुमार वीर की घटिया फरमाइश सुनते ही नीलम का दिल टूट कर रह गया। तुम्हारे बाप ने 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया है। उसके बदले में तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। वह बेरहमी की सारी हदें पार कर चुका था। हालात की मार ने नीलम को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ रात बितानी है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर चाहो तो सुबह सुबह तलाक दे देना। नीलम की यह शर्त उसने मान ली, मगर जिस रात उसने नीलम को अपनी बीवी के रूप में छुआ, उसके मासूम और नाजुक वजूद का ऐसा नशा उसके सिर चढ़ा कि वह दीवाना बन गया। सुबह जब नीलम ने सहमी हुई आवाज में तलाक मांगी तो बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत विशाल राज्य था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। उस राज्य में एक भव्य महल था। उस महल में राजा और उनका एक इकलौता बेटा राजकुमार वीर रहता था। राजकुमार वीर बचपन से ही बहुत सख्त स्वभाव का था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मां के बिना पले बढ़े राजकुमार के दिल में प्यार की जगह सख्ती भर गई थी। वह बहुत सुंदर था, अमीर था, ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए नरमी नहीं थी। उसी राज्य में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल शर्मा था। उसकी एक बेटी थी नीलम, जो दूध जैसी गोरी और परी जैसी सुंदर थी। नीलम की काली आंखों में सपने थे। वह पढ़ना लिखना सीखती थी और अपनी बीमार मां की सेवा करती थी। किसी को पता नहीं था कि किस्मत ने इन दोनों की जिंदगियों को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ दिया था। एक दिन सूरज ढलने के करीब था। धूप महल की दीवारों से सिमटकर जैसे पश्चिम में उतरने को बेचैन थी। पेड़ों से घिरे उस विशाल और खूबसूरत राजमहल में एक जानी पहचानी सी ठंडक फैली हुई थी। पूरे महल में कुछ हल्की फुल्की आहटों के सिवा और कोई आवाज न थी। यह आहटें भी सेवकों की थीं, जो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उनके चलने फिरने से कोई आवाज ना हो। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। आखिर महल का स्वामी राजकुमार वीर आज बहुत लंबे समय बाद वहां मौजूद था। महल के सबसे आलीशान कमरे में वह अपनी वही ऊंची पीठ वाली नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा था जो उसकी पहचान बन चुकी थी। काले रंग के राजसी वस्त्र में लिपटा, पैर पर पैर रखे, वह उब भरे अंदाज में कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। उसके एक हाथ में हुक्के की नली थी जिसका धुआं कमरे में फैल रहा था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उसके माथे पर लकीरें उभर आईं, आंखों में गुस्सा तैरने लगा। तभी उसकी निगाह कमरे के खुले दरवाजे से दूर तालाब और बगीचे के पार मुख्य द्वार पर पड़ी। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। उसने हुक्के की नली एक तरफ रखी, धुआं छोड़ते हुए दृश्य को घूरता रहा। अंत में जीत मेरी ही हुई। उसके होठों पर एक विजय मुस्कान फैल गई। वह चाहता तो खड़ा होकर आने वालों का स्वागत कर सकता था, मगर वह राजकुमार वीर था। लोग उसके स्वागत में खड़े होते थे। वह दुनिया को हमेशा अपने कदमों में रखता था, इसलिए इस बार भी वह उसी शान से अपनी जगह बैठा रहा जैसे किसी के आने जाने से उसे फर्क नहीं पड़ता। मगर सच यह था कि वह इन लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सामने से आते धुंधले साए पास आते गए, और जब वे साफ हुए तो राजकुमार वीर ने देखा वे उसके निजी सैनिक थे, लंबे चौड़े गुंडों जैसे दिखने वाले। उनमें से एक ने एक नाजुक सी लड़की का हाथ कसकर पकड़ रखा था। 18-16 साल की वह लड़की साधारण सूती साड़ी में थी और खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में आंसू और सिसकियां थीं, जैसे वह कई घंटों से रो रही हो। राजकुमार वीर ने उसकी आवाज सुनकर अंदाजा लगाया कि वह दया की भीख मांगती रही होगी, मगर उसके आदमियों की फितरत में दया नहीं था। सैनिक ने लड़की को एक झटके से राजकुमार वीर के सामने धक्का दिया। उसके बाल खुलकर कंधों पर बिखर गए। राजकुमार वीर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लड़की का चेहरा झुका हुआ था। राजन, लड़की बहुत परेशान कर रही थी। जबरदस्ती करनी पड़ी इसलिए देर हो गई। सैनिक ने ठंडे स्वर में बताया। राजकुमार वीर अपनी जगह से उठा और बेमन अंदाज में उस लड़की की तरफ बढ़ा। तभी उस लड़की ने सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें आंसुओं से भीगी थीं, चेहरा दूध सा सफेद और मासूमियत भरा। एक पल को राजकुमार वीर जड़ हो गया। वह कोई आम लड़की नहीं, कोई अप्सरा थी। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे छोड़ दीजिए, रात होने वाली है, मुझे घर जाना है। आप लोग कौन हैं? उसकी भीगी हुई आवाज में विनती थी, डर था। राजकुमार वीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई।
गुस्सा फिर से उसकी आंखों में उबाल मारने लगा। सैनिक दरवाजे से बाहर जा चुके थे। अब वह दोनों कमरे में अकेले थे। राजकुमार वीर ने अचानक झुककर लड़की को बाजू से पकड़ा। एक सिसकी उसकी जुबान से फिसली, मगर वह उसे खींचता हुआ अपने सामने खड़ा कर चुका था। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वह गर्जा, छोड़ दूं तुम्हें। राजकुमार वीर नाम है मेरा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरा नाम तो नहीं बताया होगा। मैं गलती करने वालों को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। तुम्हारे पिता के किए की सजा मैं उसी को देता, मगर वह समय पर भाग गया। यह भूल गया कि राजकुमार वीर अपने दुश्मनों को पाताल से भी निकाल लाता है। उसके तेवर सख्त थे। लड़की स्तब्ध रह गई। पिताजी, उन्होंने क्या किया? वह कांपती आवाज में बोली। डर उसकी रग रग में समा गया था। वह एकटक उस आदमी को देख रही थी जिसकी मजबूत उंगलियां उसके नरम बाजू में चुभ रही थीं। राजकुमार वीर की आंखें जल रही थीं। कहां है तुम्हारा पिता? वो उसके चेहरे के पास झुकते हुए ठंडी आवाज में बोला था। नीलम कांप उठी। नीलम शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारा? राजकुमार वीर की नजर उसके गले में लटकती सोने की छोटी माला पर पड़ी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। वह धीरे से उस माला को उठाकर उसमें लिखी जानकारी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। नीलम का चेहरा तमतमा गया। वह सहम कर 2 कदम पीछे हटने लगी, मगर राजकुमार वीर ने उसका बाजू कसकर थाम लिया। एक सिसकी उसके होठों से निकल गई। मैंने पूछा था, तुम्हारा पिता कहाँ है? 2 दिन से मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह गायब है। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है और वह 2 दिन आज पूरी हो गए हैं। जो नुकसान उसने किया है, अब उसकी कीमत तुम चुकाओगी। गोपाल शर्मा की जवान बेटी, वह कड़वे स्वर में बोला। उसकी आंखें नीलम के कांपते शरीर पर गड़ी थीं। नीलम को यूं लगा जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी 2 दिन से घर नहीं है। मुझे नहीं पता कहाँ है। वो पहले भी कई बार ऐसे चले जाते थे और खुद ही लौट आते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या है? ये पूछते वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राजकुमार वीर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तुम्हारे पिता ने हमारे खजाने में गड़बड़ी की है। उसकी गरीबी देखकर मैंने उसे उसकी औकात से ज्यादा वेतन पर नौकरी दी थी, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर भाग गया है। यह स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं इन्हें पल भर में उड़ा सकता हूं। उसने सचमुच उंगलियां फटकारी। मुद्दा स्वर्ण मुद्राओं का नहीं, भरोसे का है जो उसने तोड़ा। उसने मुझसे चालाकी की और अब उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। राजकुमार वीर की यह बात सुनकर नीलम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगर सब कुछ लुटा ही दिया है तो फिर पकड़कर यहां लाने का क्या मतलब था? बाहर शाम ढल रही थी और कमरे में अंधेरा फैलने लगा था। जब राजकुमार वीर ने उसकी ओर रुख किया, अब यह रोना धोना बंद करो और अपने पिता की चोरी की कीमत चुकाने को तैयार हो जाओ। वैसे भी इतनी जवान और खूबसूरत बेटी के रहते गोपाल को स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत ही क्या है? वह उसकी छाती पर उंगली से ठोकर देते हुए बोला। नीलम लड़खड़ा गई। नहीं प्रभु, मुझे जाने दीजिए। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगी। कहीं से भी किसी भी तरह मैं आपकी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दूंगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। बेबसी का एहसास उसे तोड़ता जा रहा था। राजकुमार वीर ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, स्वर्ण मुद्राएं वापस करोगी? फिर एक जोरदार हंसी महल की दीवारों में गूंज उठी। नहीं प्रिय, तुम गलत समझी। अब तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं बिल्कुल नहीं चाहिए। जब इतना मनमोहक तोहफा सामने मौजूद हो तो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर क्या करूं? वो स्वर्ण मुद्राएं गोपाल को खुशी हो, बदले में मैं उसकी इस सुंदर परी को अपनी कैद में रखूंगा। फिर से उसके बहुत करीब आ गया। नीलम की रूह कांप गई। एक सिसकी उसके गले से निकली। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक गरीब घर की लड़की हूं। आपको अंदाजा भी नहीं कि विवाह से पहले हमारी इज्जत पर एक दाग लग जाए तो हमारी आगे की जिंदगी कैसी नरक बन जाती है। आप तो मुझे इस्तेमाल करके फेंक देंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? क्या बताऊंगी कि मेरे पिता की चुराई स्वर्ण मुद्राओं के बदले एक अजनबी आदमी ने वह बात अधूरी छोड़कर बुरी तरह रो पड़ी। राजकुमार वीर एक पल को ठिठक गया। उसके काली आंखों में पहली बार डर के साथ साथ तल्खी भी नजर आई थी। अजनबी आदमी? राजकुमार वीर ने बुदबुदाया। नहीं रहना, मुझे अजनबी। राजकुमार वीर इतना सस्ता आदमी नहीं है कि किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाए, लेकिन तुम्हारे पिता को सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? वह सोचते हुए उसके शरीर को घूरता रहा। नीलम की टांगे जवाब दे चुकी थीं। दिमाग सुन्न होने लगा था।
तभी राजकुमार वीर ने गरज की तरह कहा, विवाह करोगी मुझसे? अभी और इसी वक्त फिर मैं तुम्हारा पति हो जाऊंगा और मुझे अपना बदला लेने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसने उसके बाजू को और कसते हुए कहा। अब यह तय हो चुका था कि वह उसे कभी आजाद नहीं करेगा, वो उसे अपना शिकार बनाकर ही रहेगा। नीलम ने अपनी बंद होती पलकों को खोलने की कोशिश की, मगर उसके होश पर राजकुमार वीर की अगरबत्ती की महक हावी होती जा रही थी। उसे खड़ा रहना मुश्किल हो गया और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। पास खड़े राजकुमार वीर ने बेसाख्ता उसे बाहों का सहारा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। एक पल के लिए राजकुमार वीर स्तब्ध रह गया। उसकी उभरी हुई नाक, तराशे हुए होंठ, कांपती पलकों पर ठहरे आंसू, वो एक सुंदरता का नमूना थी। उसी पल राजकुमार वीर ने फैसला कर लिया, वह अब इस मोम सी गुड़िया को वापस नहीं जाने देगा। पंडित जी को बुलाओ, इस लड़की से मेरा विवाह होगा। राजकुमार वीर ने ठंडी आवाज में कहा। मैं बिना हक के किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करता। हुक्का सुलगाते हुए उसने कमरे से बाहर नजर डाली और उसका इशारा पाते ही सेवक उल्टे कदमों से भाग खड़े हुए। महल के उस आलीशान कमरे के बाहर आसमान पर काले बादल घिरने लगे थे। नीलम को तो होश ही ना था कि कब पंडित जी आया, कब राजकुमार वीर ने विवाह की रस्म पूरी की। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़े और उसने घबराकर आंखें खोल दी। सामने का दृश्य उसे घूमता हुआ महसूस हुआ। यहां हस्ताक्षर करो, आज रात के लिए तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मुझे कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। राजकुमार वीर उसके कान के पास गुर्राया और एक झटके से उसे उठाकर बैठा दिया। नीलम को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो चारों तरफ से जैसे किसी जाल में फंस चुकी थी। राजकुमार वीर ने उसके हाथ में जबरदस्ती कलम थमाया और कांपते हाथों से नीलम ने जैसे तैसे हस्ताक्षर किए। विवाह होते ही राजकुमार वीर के होठों पर एक विजय मुस्कान फैल गई। नीलम ने अपनी धुंधली नजरों से कमरे के दरवाजे से बाहर देखा। सारे सैनिक और सेवक दूर जा चुके थे। बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। यह एक सुंदर तरीके से बना कमरा था, जहां बारिश की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेकिन नीलम महसूस कर रही थी कि यह बारिश छत पर नहीं, उसकी रूह पर पड़ रही है और उसकी रूह पर लगे धब्बे अब कोई नहीं धो सकता था। राजकुमार वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह एक बेजान मूर्ति की तरह उसके साथ चलती हुई बिस्तर तक आ गई। वह उसकी क्रूर नजदीकियों और सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी, मगर अब विरोध करना उसके बस में न था। उसने आंखें झुकाकर कांपते हुए दिल से अपने पिता को याद किया। वह सिसकते हुए दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी और बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। वो नीलम शर्मा थी, काली आंखों वाली एक परी, 19 साल की उम्र और ऐसी सुंदरता कि जहां जाती लोग उसे देखकर ठिठक जाते। उसकी उम्र की लड़कियां अपने घरों में रहती, सहेलियों संग गपशप करती, गुड़ खाती और जिंदगी को जिया करती थी। मगर नीलम सारा दिन किताबें थामे किसी अनदेखी दिशा में ताकती, सिर्फ एक ही ख्याल में खोई रहती, कैसे अपने हालात बदले, लेकिन शायद किस्मत को उसकी हालत और बिगाड़नी थी। उस दिन भी जब वो गुरुकुल से थकी हारी लौटी तो घर में हमेशा की तरह हंगामा मचा हुआ था। अंदर से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई तो नीलम का दिल कांप गया। मुझे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर तेरी मां का इलाज करवाया है। अब सीधी तरह स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दे। कहां छुपा कर रखी हैं? गोपाल शर्मा की चीखती आवाज ने नीलम को जैसे बर्फ में बदल कर दिया। अंदर फिर मिट्टी के घड़े टूटने की आवाज आई और नीलम कांप उठी। अगर वह अंदर ना गई तो यह तमाशा ना जाने कितनी देर चलता। दिल मजबूत करके उसने लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला और अंदर आ गई। जो दृश्य था वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तकलीफ देने वाला था। गोपाल शर्मा अपनी पत्नी से स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहा था, जो 3 दिन पहले पथरी के इलाज के बाद चारपाई पर पड़ी थी। नीलम ने अपनी मां को बेबसी से देखा। वह कढ़ाई करके घर चलाती थी। विवाह के पहले दिन से आज तक गोपाल ने उन्हें एक भी रुपया ना दिया था। मां ने नीलम और खुद की हर जरूरत कढ़ाई करके पूरी की थी। यहां तक कि कई बार गोपाल खुद भी उनसे जबरन स्वर्ण मुद्राएं ले जाता था। मगर कुछ दिन पहले मां को अचानक पेट में दर्द उठा और गांव के वैद्य के पास जाने पर पता चला कि पथरी है। दर्द इतना बढ़ गया कि इलाज कराना पड़ा। इलाज के लिए गोपाल ने मुश्किल से एक दोस्त से उधार लिया था। अब वह उसी उधार की वसूली के लिए चिल्ला रहा था। आ गई तेरी बेटी, चल बोल, इससे कहां छुपा कर रखी हैं स्वर्ण मुद्राएं? ये निकाल कर दे
खुद तो लाश की तरह चारपाई से चिपकी पड़ी है। पता नहीं तेरे ये नाटक और कितने दिन चलेंगे। गोपाल शर्मा की जुबान ने फिर जहर उगला। नीलम ने बेबसी से अपनी आंखें मली। कई आंसू उसके गालों पर गिर गए। वह जानती थी मां की पोटली कहां रखी है। वह चुपचाप वहां तक गई, पोटली निकाली और बगैर कुछ कहे गोपाल शर्मा की ओर बढ़ा दिया। चारपाई पर पड़ी गीता देवी को घूरते हुए गोपाल शर्मा ने पोटली खोली। अंदर कुछ चांदी के सिक्के थे। वह गुस्से से भड़क उठा। इन सिक्कों का मैं क्या करूं? चल अपनी चूड़ियां उतार कर दे। दोस्त का कर्ज मुझे हर हाल में चुकाना है। उसने वो सिक्के जमीन पर फेंक दिए और गीता देवी के हाथ से जबरदस्ती उसकी पतली पतली सोने की चूड़ियां उतारने लगा। गीता देवी सिसक उठी। नीलम का कलेजा मुंह को आ गया। ये चूड़ियां उसकी मां के मायके की निशानी थी और वह जानती थी कि इनसे मां को कितनी मोहब्बत है, मगर वह कुछ ना कर सकी। गोपाल शर्मा जबरदस्ती वो चूड़ियां उतार चुका था और उनकी कीमत आंकता हुआ घर से बाहर निकल गया। नीलम ने घृणा से अपने पिता को देखा, मगर हमेशा की तरह बेबस थी। दरवाजों से बंद हुआ और वो गहरी सांस लेकर मां की ओर मुड़ी, जो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। थकी हुई हो जाओ, कुछ खा लो, मां ने कमजोर आवाज में कहा। नीलम ने मां का हाथ थामा और ठान लिया, मां जैसे ही गुरुकुल की पढ़ाई पूरी होगी मैं कोई व्यापार शुरू कर लूंगी, फिर हमें पिताजी के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपका और अपना हर खर्च खुद उठाऊंगी, पक्का वादा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में आने वाले कल के ख्वाब थे। गीता देवी ने भीगी आंखों से अपनी सुंदर बेटी की ओर देखा, लेकिन वह चाहकर भी उसकी उम्मीदों पर यकीन नहीं कर सकी। नीलम अपने इरादों में पक्की थी, मगर किस्मत के मामले में कमजोर निकली। मां से किया वादा किए उसे कुछ ही दिन हुए थे जब एक दिन गुरुकुल से लौटते वक्त उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर नीलम ने थैली से एक पुरानी चाबी निकाली। उसे पता था कि गोपाल शर्मा अपने काम पर होगा और घर में सिर्फ मां ही होंगी। कल से मां ने चारपाई से उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे यकीन था कि दरवाजा वहीं खोलेंगी। लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो वह खुद ही चाबी से ताला खोलकर अंदर आ गई। छोटे से आंगन में सन्नाटा था। मां कहां हैं आप? वह पूरे जोश में थी। आज उसकी गुरुकुल की आखिरी परीक्षा थी। सिर्फ एक दिन बचा था। यह सोचते हुए जब वह अंदर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। गीता देवी चारपाई पर पड़ी थी। उनके गले से धीमी धीमी चीखें निकल रही थीं और उनका शरीर अकड़ा हुआ था। घबराकर नीलम मां के पास पहुंची। मां, क्या हुआ आपको? उसने मां के दोनों हाथ थामे जो बर्फ की तरह ठंडे थे। कल रात तक तो मां बिल्कुल ठीक थी, न जाने अब क्या हो गया था। नीलम के पैर तले जमीन खिसकने लगी, लेकिन हिम्मत करके वह मां को वहीं छोड़कर तेजी से बाहर भागी। मुख्य रास्ते की ओर भागते भागते उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकली। मां की हालत बहुत खराब थी और उसके पास इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं था, लेकिन उन्हें वैद्य के पास ले जाना जरूरी था। विनती करके वह एक बैलगाड़ी वाले को घर तक लाई और बड़ी मुश्किल से मां को सहारा देकर बाहर लाई। जब तक वे नजदीकी वैद्य के घर पहुंचे, मां की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। बैलगाड़ी वाला नेक इंसान था। उसने किराए के लिए ज्यादा जिद नहीं की। शायद उसने मां की हालत को समझ लिया था। वैद्य जी के घर पर भारी भीड़ थी, लेकिन गीता देवी को जल्दी दिखाया गया। वैद्य जी की जो बात नीलम को सुनने को मिली, उसने उसके होश उड़ा दिए। कुछ दिन पहले हुए इलाज के बाद उचित परहेज और दवाओं की कमी की वजह से अंदरूनी घाव बिगड़ चुके थे और उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। वैद्य जी की इस सच्चाई पर नीलम फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई, मगर वैद्य जी माथा सिकोड़ते आगे बढ़ गया। किसी तरह अपने कांपते हुए कदमों को संभालकर वो पास की चटाई तक पहुंची। वैद्य जी ने इलाज का लंबा खर्च बताया। उसने अपनी फीस माफ कर दी थी, लेकिन जड़ी बूटियां और बाकी खर्चे बाहर से कराने थे। नीलम ने बेबसी से अपनी आंखें मींच लीं। उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वह बेचैनी से अपने पिता का इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि जब उसे पता चलेगा कि नीलम मां को वैद्य के पास ले गई है तो वह जरूर लौटेगा, लेकिन यह सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। रात तक उसे खुद ही घर लौटना पड़ा, जहां गोपाल शर्मा शांत अंदाज में चारपाई पर लेटा नींद की तैयारी कर रहा था। मुझे सुबह समय पर काम पर जाना है, मुझे कोई नई कहानी सुनाकर परेशान मत करना। यह कहकर वह चैन से करवट बदल कर लेट गया। नीलम का खून खौल उठा। वह जानती थी कि गोपाल शर्मा को
कुछ महीनों पहले ही एक राजमहल में नौकरी मिली थी। मगर वह आदमी कितना बेशर्म और बेरहम है। लेकिन नीलम खुद बेबसी की हद पर थी। आंखों में आए आंसू पीते हुए उसने मां की पोटली में स्वर्ण मुद्राएं ढूंढने शुरू की। वहां से वहीं कुछ चांदी के सिक्के निकले, जिन्हें लेकर वह चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। रात के अंधेरे में वह फिर से वैद्य जी के घर पहुंची, जहां उसकी अधमरी मां के सिरहाने बैठी रही। पूरी रात उसने जैसे सूली पर लटकी बिताई और मंदिर की घंटियों के साथ ही जैसे भगवान को उस पर दया आ गई। गीता देवी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। नीलम मां का सिर थामकर बुरी तरह रो पड़ी। मां उसका एकमात्र सहारा थी और अब वह भी छिन गया। पत्थर दिल पर रखकर वह वैद्य जी के घर से बाहर निकली। आज उसकी आखिरी परीक्षा थी। गीता देवी अब नहीं थी, लेकिन अब उसे खुद के लिए जीना था। उसे अपने पिता से नफरत हो चली थी। वो उनका चेहरा भी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि जैसे ही आखिरी परीक्षा दे वह किसी दूर राज्य में चली जाए। मगर इस बार भी किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। थकी हारी नीलम गुरुकुल से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी। जब उसे पीछे कोई आहट महसूस हुई, उसने घबराकर पलट कर देखा, मगर उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक मजबूत हाथ उसकी नाक पर आ चुका था। वह बुरी तरह फड़फड़ाई, मगर किसी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। कपड़ा किसी जड़ी में डूबा हुआ था। बस कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसकी आखिरी नजर एक मजबूत सैनिक को देखती है, जो उसे उठाकर किसी घोड़ा गाड़ी में डाल रहा था। फिर उसका होश अंधेरों में डूबता चला गया। जब उसे होश आया तो वह अब भी उसी घोड़ा गाड़ी में थी, जो शायद राज्य से दूर कहीं जा रही थी। घोड़ा गाड़ी में उसके साथ एक सैनिक बैठा था, जिसके हाथ में तलवार थी, और एक आदमी घोड़ों को चला रहा था। नीलम ने चीख मारी और बाहर निकलने की कोशिश की। राजन, ये बहुत बेकाबू लड़की है, इसे फिर से बेहोश कर देते हैं, सैनिक ने कहा। मगर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले ने सिर हिलाया। नहीं, राजकुमार का आदेश है कि इसे होश में ही उनके पास ले जाया जाए। नीलम का खून जैसे उसकी नसों में जम गया। किसने उसका अपहरण करवाया था? कौन था वो जो उसकी बेबसी का इस तरह फायदा उठाना चाहता था? और उससे आखिर चाहता क्या था? जब उसे लाकर राजकुमार वीर के सामने फेंका गया तो नीलम ने अविश्वास से उस आदमी को देखा। वह पहली बार उसे देख रही थी। वह वाकई सुंदरता का पुतला था, मगर उसकी आवाज और अंदाज ऐसा था जैसे नीलम के शरीर पर गर्म लावा डाला जा रहा हो। राजकुमार वीर अपनी बात का पक्का था। उसने जो कहा वही किया। नीलम के शरीर पर एहसान करते हुए उसने बस एक कागज पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन नीलम जानती थी कि सुबह होते ही वो उसे किसी इस्तेमाल हुए कपड़े की तरह बाहर फेंक देगा। फिर उसकी जिंदगी क्या होगी वो खुद नहीं जानती थी। एक झटके से उसकी आंख खुली। शरीर में तकलीफों की शिद्दत थी। आंसू फिर से उसकी आंखों से बह निकले। सिसकियां दबाते हुए नीलम ने करवट बदली और देखा, वो आदमी बेखबर दूसरी ओर सो रहा था, जैसे कोई राज्य जीतकर चैन की नींद सोया हो। नीलम की नजरों में नफरत उभरी। सिर्फ 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की वजह से उस आदमी ने उसे रौंद दिया था। वह जितनी नफरत करती कम थी। एक झटके से उसने उसका दिया हुआ कंबल फेंका और बिस्तर से उतर गई। कमरे में दिए की हल्की रोशनी फैली थी। नीलम को अपने शरीर से घिन आने लगी। रेशमी बाल बिखरे थे। रो रो कर उसकी आवाज बैठ गई थी। साड़ी तार तार थी। उसे अपने बाजू में दर्द महसूस हुआ। बेखुदी में उसने उंगलियों से दाहिना बाजू छुआ, जहां कल उस मजबूत आदमी ने अपनी पकड़ जमाई थी। एक सिसकी उसके होंठों से निकली। गहरी सांस भरते हुए उसने अपने बिखरे बाल समेटे और स्नान कक्ष में जाकर खुद को बंद कर लिया। जब वह बाहर निकली तो उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। चेहरा पत्थर की तरह खाली हो गया था। राजकुमार वीर पर एक नफरत भरी नजर डालकर वह कमरे से बाहर निकल आई। महल अंधेरे में डूबा था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर के दरवाजे तक पहुंची। वहां चौकीदार बैठा था। उसने नीलम को देखा तो चौंका, मगर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नीलम के होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। हाँ, आप मुझे क्यों रोकेंगे? आपके राजकुमार ने जो बदला लेना था ले लिया। अब मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूं। सोचते हुए उसने गर्दन झटकी और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। यह एक सुनसान इलाका था। चारों ओर दूर दूर तक पेड़ों की कतारें थीं। नीलम को अपनी नसों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वह ठंडी भावनाओं के साथ चुपचाप चलती रही। ना उसे डर लग रहा था और ना ही कोई जल्दबाजी थी, जैसे वह जिंदगी से हार मान चुकी थी। पता नहीं वह कितनी देर तक चलती रही।
थकावट से उसकी टांगें जवाब देने लगी थीं और वह बार बार लड़खड़ा रही थी। शायद इसी कारण उसे पीछे से आती घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। घोड़ा गाड़ी बहुत तेज थी। चलाने वाले ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नीलम को टक्कर मारने से खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही पल नीलम हवा में उछलकर दूर जा गिरी। वह पहले से ही होश में नहीं थी और अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते ही वैद्य आदित्य ने हैरानी से रास्ते के बीचों बीच पड़ी साड़ी पहने उस लड़की को देखा जिसके माथे से अब खून बह रहा था। वैद्य आदित्य को घबराहट हुई। अनजाने में उन्होंने एक लड़की को घायल कर दिया था। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। वह घबराकर आगे बढ़े। शुक्र था कि जमीन पर पड़ी नीलम की सांसें चल रही थीं। वैद्य आदित्य को राहत मिली, मगर उन्हें हैरानी थी कि साड़ी में यह लड़की रात के आखिरी पहर इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी। गहरी सांस लेकर उन्होंने दूर तक फैले खाली रास्ते को देखा। लड़की को साथ ले जाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वह चुपचाप नीलम को अपनी हवेली ले आए। वह राज्य के जाने माने वैद्य थे। नीलम को हवेली में सेविकाओं के हवाले करते हुए उन्होंने उसका खास ध्यान रखने की हिदायत दी। राज्य पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। वह बहुत थके हुए थे। दूसरे राज्य में वह अपने एक दोस्त के विवाह में गए थे और वापसी में यह लड़की मिल गई थी। हवेली आकर वस्त्र बदलने के बाद भी उनका ध्यान उसी लड़की पर टिका रहा। बिना चाहे ही वह लगातार उसी के बारे में सोचते रहे। शायद इसी कारण वह मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाए और जब जागे तो तुरंत सेविकाओं को बुलाया। लड़की के शरीर पर घाव तो साधारण है, लेकिन वह गहरे मानसिक आघात में है। ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं, सहायक ने उन्हें बताया। वैद्य आदित्य ने गहरी सांस ली। जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसका इलाज मेरे निजी खर्चे पर होगा। हाँ, उससे उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करो। उन्होंने सेविका को निर्देश दिए और फिर खुद भी जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे में पहुंच गए, जहां नीलम अब तक बेहोश थी। अगले दिन सुबह उसे होश आया। सेविकाओं के कई बार पूछने के बावजूद वह चुप रही। वह छत को घूरती रही, बस यही सोचते हुए कि अब जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। मैं घर वापस जाना चाहती हूं। तीसरे दिन जब वैद्य आदित्य उसका जांच करने आए तो उसने धीमी आवाज में कहा। वैद्य आदित्य उसे देखकर रुक गए। तुमने अब तक नहीं बताया कि उस रात उस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। हालांकि उनका दिल बेचैन था। वह नीलम को जाने नहीं देना चाहते थे। बिना जाने ही सही, लेकिन इस लड़की से उन्हें एक गहरा लगाव महसूस हो रहा था। सेविका आकर उसे उसकी वही साड़ी लौटा गई। साड़ी को देखते ही नीलम की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। अब वह गुरुकुल की वह मासूम छात्रा नहीं रह गई थी। जो कुछ उसने खो दिया था वह लौट नहीं सकता था। वह अपने घर नहीं लौटना चाहती थी। कपड़े बदलकर हवेली से बाहर आई तो बहुत देर तक रास्ते पर यूं ही खामोश खड़ी रही। कहां जाऊं? मेरा तो अब कोई घर भी नहीं। मां मुझे छोड़कर जा चुकी हैं और पिताजी की गलती की सजा मैंने भुगती है। उस घर में कैसे वापस जाऊं? वह खाली नजरों से रास्ते को घूरते हुए सोच रही थी। तभी एक घोड़ा गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अंदर बैठ जाओ, नीलम ने चौंक कर देखा। वह वैद्य आदित्य थे। वह अपने घर जा रहे थे। बिना चाहे ही सही नीलम ने दरवाजा खोला और उनके बगल में बैठ गई। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ मेरी हवेली में रह सकती हो। इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला ही रहता हूं। अगर तुम एक कमरा ले लोगी तो मुझे कोई कमी नहीं हो जाएगी, हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए वह उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। नीलम बस उन्हें देखती रह गई, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। फिलहाल उसे एक छत की जरूरत थी और अगर वैद्य आदित्य जैसा नेक इंसान उसे पनाह दे रहा था तो इनकार का कोई सवाल ही नहीं था। घोड़ा गाड़ी वैद्य आदित्य की हवेली के सामने रुकी तो वह चुपचाप नीचे उतरी। क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूं कि किसी के एहसान के टुकड़ों पर रहूं? दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ दिन पहले तक वह क्या थी? एक पूरी लड़की जिसकी जिंदगी में सपने थे, हौसले थे, मगर अब कुछ भी नहीं बचा था। तकिए में चेहरा छुपाकर वह बुरी तरह से सिसक उठी थी। खामोशी के साथ दिन बीतते गए। वह धीरे धीरे संभलने लगी थी। दोबारा जीना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद जब वह शाम को सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो वैद्य आदित्य बैठक में किताबें पढ़ रहे थे। उस दिन के बाद आज नीलम और वैद्य आदित्य की पहली मुलाकात थी और एक पल को दोनों ठिठक गए। नीले रंग के खूबसूरत कपड़ों में काली आंखों वाली वह लड़की किसी मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी, जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई
उनके पास आकर खड़ी हो गई थी। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? वैद्य आदित्य ने नरम स्वर में पूछा। उनकी गहरी आंखें नीलम की बेचैनी को समझ रही थीं। वह बार बार अपनी उंगलियां मसल रही थीं। कुछ कहने के लिए होंठ खोलती और फिर बंद कर लेती। दुपट्टा कभी दाएं कंधे से बाएं ले जाती और कभी बालों में उंगलियां फिराती, जैसे कुछ बोलने के लिए उसे ना जाने कितनी हिम्मत जुटानी पड़ रही हो। नीलम, यहां आकर बैठो, जो कहना है आराम से कहो। वैद्य आदित्य के कहने पर वह चुपचाप सामने वाली चटाई पर आकर बैठ गई। मैं कोई काम करना चाहती हूं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैं कुछ रुपये कमा लूं तो किराए पर एक छोटी सी जगह ले लूंगी। आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, मैं आपकी जिंदगी में और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती, वह धीमी आवाज में कह रही थी। वैद्य आदित्य ने कुछ पल तक उसे देखा। वह किस परेशानी की बात कर रही थी, जबकि उसके आने के बाद से तो अनजाने ही वह हर तरफ उसी को तलाशते रहते थे। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा कोई बड़ा खर्चा तो है नहीं, और मैं इतना गरीब भी नहीं कि 2 समय के खाने के लिए तुम्हें काम करने दूं। वह मुस्कुराते हुए बोले। नीलम ने अपने होंठ काटे। मुझे मंजूर नहीं कि मैं बेवजह आपके सिर पर बोझ बनूं, इसलिए मुझे काम करना ही है। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं खुद जाकर किसी व्यापारी के घर में खाना बनाने का काम कर लूंगी। वह अचानक उठ खड़ी हुई थी। वह सोच समझ कर आई थी। वैद्य आदित्य उसे देखते रहे। ठीक है, लेकिन खुद से बाहर मत जाना। मेरे एक जानने वाले को रसोइये की जरूरत थी। अगर तुम अच्छा खाना बना सकती हो तो मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूं। काम भी ज्यादा नहीं होगा, और वह लोग मेरे पुराने जानकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वैद्य आदित्य की बात पर नीलम के सिर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। वैद्य आदित्य तो जैसे उसी पल के कैदी बनकर रह गए थे। न जाने कितनी देर तक वे उसी दिशा में देखते रहे जहां वह गई थी। फिर सिर झटक कर वापस किताबें पढ़ने लगे। 32 की उम्र में अब भी युवकों जैसी हरकतें कर रहा हूं, उन्होंने खुद को समझाते हुए सोचा। शाम को उन्होंने सेविका से नीलम को कहलवा भेजा कि अगली सुबह वह तैयार हो जाए। घोड़ा गाड़ी उसे काम पर छोड़ देगी। नीलम ने बिल्कुल देर नहीं की। अगली सुबह वह थोड़ी घबराई हुई थी, पहली बार काम पर जा रही थी। खाना पकाने में वह तो माहिर थी, लेकिन नई जगह, अनजान लोग और वैसे भी अमीर लोग छोटी छोटी बातों में भी नुक्स निकाल लेते हैं। नीलम सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, होठों पर बस हल्का सा रंग लगाया था। घोड़ा गाड़ी उसे एक भव्य से महल के सामने ले गई, जिसे देख वह ठिठक गई। इतने बड़े महल में मेरा काम है? उसकी हथेलियों में पसीना उतरने लगा। घबराहट से उसकी सांसें थमने लगी। आप अंदर चली जाएं, आपको सब बता दिया जाएगा, चौकीदार ने उसका नाम पूछकर कहा। आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाते हुए वह अंदर आ गई। दोनों तरफ बगीचे से घिरी हुई शानदार सी राह थी। एक तरफ खड़ी महंगी घोड़ा गाड़ियों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि इस महल में पैसा बारिश की तरह बरसता है। महल के अंदर कई सेवक काम में लगे हुए थे। कुछ ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक बूढ़ी सेविका जो शायद देखभाल करती थी खुद ही उसके पास आ गई। आपको रसोइये के तौर पर रखा गया है, इस तरफ आइए। वह उसे रसोई में ले गई। मेरी परीक्षा नहीं होगी? नीलम परेशान थी, इसलिए पूछ बैठी। बूढ़ी सेविका हंसते हुए बोली, आपको परीक्षा की क्या जरूरत? आप राजकुमार के बचपन के दोस्त के घर से आई हैं। राजकुमार ने हमें कल रात ही बता दिया था कि आपसे ज्यादा काम नहीं लेना, और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो हम सब ने अपनी आंखें बंद रखनी है। सेविका की बात पर नीलम को खुशी हुई। उसने दिल ही दिल में एक बार फिर वैद्य आदित्य का धन्यवाद दिया। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, राजकुमार को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और उनका गुस्सा किसी से काबू में नहीं आता, खासकर जब वह किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ लें। सेविका की बात पर वह एक पल के लिए ठिठक गई। एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। उसे भी झूठ सहने की आदत नहीं थी। एक कड़वी सी मुस्कान नीलम के होठों पर फैल गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वह तेजी से हाथ चलाते हुए राजकुमार का पसंदीदा खाना बनाने लगी थी। उसे यहां अपनी जगह बनानी थी। यह काम उसके लिए बेहद जरूरी था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। इस काम को पाने के बाद वह बहुत खुश थी। वैद्य आदित्य उसकी इस खुशी को महसूस कर रहे थे। वह अक्सर यूं ही मुस्कुराती हुई नजर आती थी। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नाश्ते की चटाई पर वैद्य आदित्य ने यूं ही बात शुरू की ताकि वह उनसे कुछ बात करें। नीलम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा। मैंने आज तक अपने स्वामी को देखा तो नहीं, लेकिन उन्हें मेरा खाना बहुत पसंद आता है। बाकी सेवक बताते हैं। वह जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरते हुए बता रही थी।
वैद्य आदित्य ने मुस्कुराकर उसे देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैद्य आदित्य ने अनायास ही अपनी नजरें चुरा ली। अकेले रहते उन्हें एक लंबा समय हो चुका था। इन दिनों वे बस यही सोचते रहते थे कि किस तरह नीलम से विवाह की बात करें। तभी वह अचानक अपनी थैली उठाते हुए बोली, आज जल्दी जाना है। महल में एक समारोह है और सारा खाना मुझे ही बनाना है, क्योंकि राजकुमार चाहते हैं कि उनके खास मेहमानों को बाहर का खाना ना परोसा जाए। व्यस्त अंदाज में कहती वह उन्हें अलविदा कहकर बाहर निकल गई थी। वैद्य आदित्य की निगाहें बहुत देर तक उसके पीछे टिकी रहीं। वह आज बहुत खुश थी। 2 दिन बाद उसे पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। नीलम ने पक्का इरादा कर रखा था कि तनख्वाह मिलते ही वह किसी छोटी जगह में रहने लगेगी और वैद्य आदित्य की हवेली छोड़ देगी, क्योंकि वह इस नेक इंसान पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में खोई वह घोड़ा गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। एक तरफ से गुजरते हुए उसके कदम एक पल को ठिठक गए। हमेशा की तरह वहां खड़ी 3 घोड़ा गाड़ियों के साथ आज एक शाही घोड़ा गाड़ी भी दिख रही थी। लगता है मेहमान आ चुके हैं, सोचकर उसने सिर झटका और तेजी से अंदर चली आई। ठीक उसी पल वह किसी से जा टकराई। एक मजबूत लोहे जैसे शरीर वाला आदमी। नीलम को लगा जैसे दीवारें हिल गई हों। वह लड़खड़ा गई, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। देखकर चलिए, अभी आपको चोट लग जाती। बेहद जानी पहचानी आवाज उसके बहुत करीब से उभरी थी। नीलम अपनी चोट और दर्द सब भूल गई। उसके भीतर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने झटके से सिर उठाया और ऐसा लगा जैसे 7 आसमान उसके सिर पर टूट पड़े हों। वह वहीं था, वहीं चमकती भूरी आंखें, वहीं माथे की सिलवटें, वहीं गंभीर चेहरा। उसकी आंखों में भी नीलम को देखकर हैरानी थी। आप नीलम के होठों से निकला। नीलम शर्मा सामने खड़े राजकुमार वीर के होठों से बिना आवाज के शब्द निकले। नीलम जान से कांप उठी। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो कृपया। वह एकदम घबरा कर चिल्लाई। महल की वह भीगी हुई सर्द रात उसकी आंखों के सामने तैर गई और नीलम को लगा जैसे मौत उसके बस कुछ दूर खड़ी हो। और मौत वहीं था राजकुमार वीर, जिसने उस रात ना जाने किस सोच में उसे जिंदा छोड़ दिया था। नीलम, मेरी बात सुनो। राजकुमार वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। नीलम के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। कृपया मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगी, कुछ भी करके दे दूंगी। भगवान के लिए मुझे कुछ मत कहना। वह दोनों हाथ कानों पर रखे जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई थी। राजकुमार वीर ने हैरानी से उसे मिट्टी का ढेर बनते देखा। आसपास के सेवक हैरान होकर उसे देख रहे थे। भीड़ जमा होने लगी थी। जमीन पर बैठी नीलम ने आंखें मीच ली। आज सबके सामने उसका तमाशा बनना था। हे भगवान, फिर से ये सब क्यों? वह तो सब भूलने लगी थी, इस सब से निकल चुकी थी, तो फिर ये आदमी फिर क्यों उसके सामने आ खड़ा हुआ था? वह जमीन पर बैठी दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अपनी उमड़ती चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। दूर खड़ी वह बूढ़ी सेविका तेजी से उसके पास आई। क्या हो गया है तुम्हें? नीलम, उठो जमीन से और चिल्लाना बंद करो। यही तो है हमारे राजकुमार, जिनके लिए तुम रोज खाना बनाती हो। राजकुमार, चिल्लाओ मत, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। सेविका ने उसे उठाने की कोशिश की। नीलम की चीखें उसके गले में ही दम तोड़ गईं। उसने अनायास ऊपर देखा। वह आदमी बस एक कदम की दूरी पर खड़ा था। हाँ, यही था, यही वह था। तो वह इतने दिनों से उसी के महल आ रही थी। डर की एक ठंडी लहर नीलम के रग रग में समा गई और अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सेविका घबरा गई। पहले नीलम की तरफ और फिर राजकुमार वीर की तरफ देखा, जो अब झुककर नीलम को देख रहा था। वह अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। गहरी सांस ली और गंभीरता से सेविका को आदेश दिया, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से कहो तैयारी करे। फिर उसने नीलम को दोनों बाहों में उठाया और तेजी से घोड़ा गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। कितनी प्रार्थनाओं, कितनी कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ सका था। और आज जब वह पूरी तरह मायूस हो चुका था, वह अचानक उसके सामने आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस संयोग पर खुश हो या दुखी, क्योंकि नीलम उससे इस कदर डर गई थी कि जैसे मर जाना उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। घोड़ा गाड़ी की पिछली सीट पर नीलम को लिटाते ही राजकुमार वीर ने तेजी से घोड़ा गाड़ी चलाई और साथ ही किसी को संदेश भिजवाया। हवेली में नाश्ते की चटाई पर बैठे वैद्य आदित्य ने संदेश सुनकर उसे पढ़ा और मजाकिया अंदाज में सोचा, क्या बात है दोस्त, हमारी रसोइया ने खाने में कुछ गलत तो नहीं किया? आज तो वह बड़ी तैयारी से गई थी
लेकिन राजकुमार वीर के घबराए हुए संदेश में लिखे शब्द पढ़ते ही वैद्य आदित्य तुरंत गंभीर हो गए। दोस्त की घबराहट समझते ही वे तुरंत हवेली से निकल पड़े। राजकुमार वीर भी उसे वैद्य आदित्य की हवेली ही ले आया। चटाई पर पड़ी बर्फ की तरह ठंडी नीलम की नब्ज जांचते हुए वैद्य आदित्य बोले, उसे क्या हुआ? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी और बहुत उत्साहित भी थी। राजकुमार वीर ने दर्द और पछतावे से भरी लाल आंखों से उन्हें देखा। यह सब मेरी वजह से है, लेकिन कृपया उसे ठीक कर दो आदित्य। तुम नहीं जानते वह मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैंने उसे बहुत ढूंढा है और आज जब वह मुझे मिली है तो उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत है कि मैं सह नहीं पा रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वैद्य आदित्य कुछ पल उसे देखते रहे, फिर तुरंत नीलम को कमरे में ले जाकर जरूरी जांच की। वह सदमे की वजह से बेहोश हुई है, कुछ घंटे बाद होश आ जाएगा। बाहर खड़े राजकुमार वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने जानकारी दी। वे उसके चेहरे की बेचैनी और दर्द पढ़ रहे थे। कौन है वह? वैद्य आदित्य ने गहरे स्वर में पूछा। राजकुमार वीर चुप रहा, फिर बोला, वह मेरी पत्नी है। वैद्य आदित्य को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके कानों में लावा डाल दिया हो। वे स्तब्ध रह गए। लगा जैसे जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। कुछ पल खुद को संभालने के बाद राजकुमार वीर ने उन्हें पास की छटाई पर बैठाया। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। वह आपको कहां मिली? मैं पिछले 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूं। शायद वह जानती थी कि मैं उसे तलाश करूंगा, इसलिए वह अपने पिता के घर भी नहीं गई। राजकुमार वीर ने भारी स्वर में कहा। वैद्य आदित्य ने गहरी निगाह से उसे देखा और बोले, 1 महीने पहले वह मुझे राज्य से बाहर वाले रास्ते पर मिली थी। घायल अवस्था में साड़ी में। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना जिंदा रहने की वजह। मैंने उसे अपनी हवेली में रखा, इलाज करवाया, फिर उसकी ठीक होने के बाद उसी के कहने पर काम के लिए भेजा। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारी पत्नी है। यह कहते हुए उनकी आवाज भीग गई। राजकुमार वीर की आंखों में पश्चाताप तैरने लगा। वह सिर झुकाए रहा, फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ वैद्य आदित्य को बताया। वे स्तब्ध रह गए। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो वीर? एक मासूम लड़की से तुमने उस बात का बदला लिया जिसमें वह दोषी ही नहीं थी। वैद्य आदित्य की आंखें भीग गई। मैं अब हर घाव का मरहम बनना चाहता हूं, हर दर्द का इलाज जो मैंने उसे दिया है, और यकीन मानो मैं ऐसा करूंगा। राजकुमार वीर अचानक उठ खड़ा हुआ। तभी सेविका ने आकर सूचना दी, राजन, वह बेहोश लड़की उठ गई है। यह सुनकर राजकुमार वीर तुरंत नीलम के कमरे की तरफ बढ़ा। वैद्य आदित्य ने उसे जाते देखा और बेचैनी से आंखें मूंद ली। चांद किसी और का था और वह चाहकर भी उसे अपनी हवेली में नहीं रख सकता था। गहरी सांस लेते हुए वे कमरे की ओर लौटे। राजकुमार वीर धीमे से दरवाजा खोलकर अंदर आया। नीलम तकियों के सहारे बिस्तर पर अधलेटी थी, चुपचाप छत को देख रही थी। उसके चेहरे पर पीली पड़ती मायूसी छाई हुई थी। राजकुमार वीर को देखते ही नीलम की आंखों में एक साथ डर और नफरत की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके सामने आकर बिस्तर पर बैठ गया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं नीलम, लेकिन क्या तुम सिर्फ इसलिए मुझे माफ कर दोगी क्योंकि उस रात विवाह में तुम्हारे हस्ताक्षर थे? मैं कोई अजनबी नहीं, तुम्हारा पति हूं। सिर्फ इसी पवित्र रिश्ते की वजह से मेरी उस घिनौनी हरकत को माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी रातें यूं ही बेचैन रहेंगी और मेरे दिन वीरान। भगवान की कसम नीलम, पिछले 1 महीने से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। हर रात नींद की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ी। इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे किसी तूफानी मोहब्बत में फंस गया हूं, बल्कि इसलिए कि एक बेबस लड़की पर ढाया गया जुल्म मुझे अंदर ही अंदर खा गया है। वह पश्चाताप से सिर झुकाए बोल रहा था। नीलम ने एक तीखी नजर उस पर डाली। वह आज भी उतना ही सुंदर, उतना ही रोबदार था। उसकी उभरी नाक पर आज भी वही घमंड था, मगर अब वह उसके सामने सिर झुकाए बैठा था। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? उसने थके हुए अंदाज में पूछा। राजकुमार वीर ने सिर उठाया। उस सुबह जब मैं जागा तो मुझे लगा मैंने एक साधारण सेवक से बदला लेकर पूरी दुनिया जीत ली है। एक साधारण सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ सकती थी? मगर महल लौटते ही मुझे झटका लगा। मेरी आंखों से नींद उड़ गई। मुझे हर लड़की में तुम्हारी तस्वीर दिखने लगी। रास्तों पर घोड़ा गाड़ी चलाते अचानक मैं रुक जाता। हर बार लगता जैसे तुम मेरे पास से गुजरी हो। दोस्तों को मेरी हालत पर हैरत होने लगी। मैंने कई बार मदद ली, लेकिन हर बार आईने में मुझे अपना बुरा चेहरा दिखा। मैं अपने सख्त स्वभाव का इल्जाम हमेशा अपनी मां पर देता था।
जो बचपन में मुझे छोड़ गई थी। मगर अब समझ आया कि मेरी मां नहीं, मैं खुद दोषी था। उस रात तुम्हारे आंसू, तुम्हारी माफी, तुम्हारी सिसकियां कुछ भी मुझे नहीं रोक पाया। काश मैं रुक जाता, आज मैं अपनी ही निगाहों में इतना नहीं गिरा होता। वह टूट रहा था। नीलम ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। और वह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, क्या अब वो नहीं चाहिए? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। राजकुमार वीर ने झटके से सिर उठाया। भगवान के लिए मुझे मेरी नजरों में और मत गिराओ। 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की मेरे सामने कोई औकात नहीं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे भरोसे को तोड़ा, मुझे धोखा देने का सोचा। बस उसी गलती ने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया। इन दिनों में मैंने जो तकलीफ झेली है, उसके आगे सारी उम्र की माफी भी कम है। बस एक ही बात का सुकून है, नीलम ने सवालिया नजरें उठाई। बस इस बात का कि उस रात मैंने तुमसे विवाह किया था। तुम्हें छूने से पहले मैंने तुम्हारे तमाम हक अपने नाम किए थे। तुम मेरी पत्नी थी और यही बात मुझे आज भी सुकून देती है। नीलम कुछ पल उसे देखती रही और फिर मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी। वह खुद हैरान थी कि कुछ देर पहले तक जिससे वह डर रही थी, अब उसे देखकर इतनी शांति में क्यों है। उसे तो उस पर चीखना चाहिए था, शायद गुस्सा भी करना चाहिए था, मगर वह चुप थी। और वह जानती थी क्यों राजकुमार वीर की पहली बात ने ही उसके अंदर के तमाम ऐतराज खत्म कर दिए थे। वह उसका पति था और उस रात जो रिश्ता उनके बीच बना था, उसी ने उसकी सारी शिकायतों को खुद ही मिटा दिया था। मैंने तुम्हारे पिताजी को ढूंढ निकाला है और उन्हें उस गड़बड़ी के मामले में माफ भी कर दिया है। वे नहीं जानते थे तुम कहां हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम अपने पिताजी के पास जा सकती हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस अधूरे आदमी को पूरा कर दो, मेरे अंदर की उस खाली जगह को भर दो जिसे मैं अब तक अपने झूठे घमंड से भरने की कोशिश करता रहा हूं। क्या तुम ऐसा करोगी? उसने बेहद उम्मीद से उसकी ओर देखा। नीलम ने अपनी घनी पलकों को उठाया और जैसे सारी बातें, सारे फैसले एक ही पल में साफ हो गए। वह उसका पति था और उसे अब अपने दिल को और कोई तर्क नहीं देना था। मुस्कुराते हुए उसने राजकुमार वीर के बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। राजकुमार वीर ने पहले अविश्वास से उसका हाथ देखा, फिर नरमी से उसे गले लगाकर दोबारा माफी मांगी और इस बार नीलम ने पूरे दिल से उसे माफ कर दिया।